ह्यूमैनिटीज़ साइंस अर्थात मानविकी विज्ञान या मानवता का विज्ञान में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सबों का बहुत धन्यवाद। हम लोग झारखंड का अध्ययन कर रहे हैं और इसी अध्ययन की श्रृंखला में हम लोग झारखंड की नीतियों में हैं। इस झारखंड की नीतियों में हम लोग वो सारी नीतियों को देख रहे हैं जो झारखंड के विकास में बहुत हद तक सहायक है या मुख्य कारक है। तो इसमें से जो पहला है वो हम लोग इंडस्ट्रियल पॉलिसी को देख चुके हैं, औद्योगिक नीति को देख चुके हैं कि झारखंड में कौन कौन से औद्योगिक नीति बनाए गए हैं। तो हम लोग देखें कि 2 औद्योगिक नीति बनाई गई हैं अभी तक और उसमें अलग अलग जो है वो प्रावधान किए गए थे। और हम लोग उसमें देखें और कौन कौन से डेवलपमेंट या कौन कौन से प्रोजेक्ट वर्क को रखा गया है लक्ष्य के तौर पे। उसमें से कुछ अचीव हुए हैं, कुछ अचीव होने बाकी हैं। उसके बाद हम लोग जो है वो अगले लेक्चर में विस्थापन एवं पुनर्वास नीति को देखें। डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिलिटेशन पॉलिसी, मतलब जब किन्हीं लोगों को कहीं से मतलब पुनर्स्थापित किया जाता है, चाहे किसी कारणवश, जैसे कोयला के कारण जो है यहाँ के लोगों को अच्छा खासा पुनर्वासित किया गया, कोई और कारण हो सकता है, डैम बने उसके कारण हो सकता है, जिसको मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट कहते हैं, उसके कई कारण हो सकते हैं, रोड बन रहा है, रेलवे लाइन गुजर रही है, तो वहाँ से लोगों को पुनर्स्थापित किया जाता है। मतलब वहाँ से लोगों को हटाया जाता है और उन ज़मीन को जो है वो सरकार अपने अधीन में ले लेती है और उसके बदले लोगों को दूसरे जगह गांव में ज़मीन मिलती है ना। प्रति परिवार 10 डिसमिल ज़मीन मिलती है, पशुशाला के लिए अलग से ज़मीन मिलती है। साथ ही साथ हम लोग जो है वो ये भी देखें कि जो प्रत्यार्पण नीति थी, जो मतलब माओवादी थे, जिनको हम लोग उग्रवादी भी कहते हैं, जिसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि उग्रवादी वो भारत के ही हैं, लेकिन वो आखिर वो उग्रवादी का रूप क्यों लिए, तो जिसका मुख्य कारण जो है वो गरीबी ही है, शोषण है, एक्सप्लॉयटेशन है, डिस्क्रिमिनेशन है। तो उनके साथ जितना भेदभाव हुआ है, बाकी सारी चीज़ हुए हैं, तो उसके कारण भी जो है वो उग्रवाद का जन्म होता है। और एक बार जब भी कोई कुरीति या गलत चीज़ का जन्म हो जाए तो उसका परिणाम गलत ही होता है। तो बाद में ये बात सरकार को भी रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मतलब ये चीज़ नहीं हो सकता है कि मतलब ऐसे एक तबका जो है बहुत आगे बढ़े, एक तबका बहुत पीछे रह जाए। तो फिर उन्होंने जो है वो वामपंथी उग्रवादी प्रत्यार्पण नीति को लाई और इस प्रत्यार्पण नीति के तहत जो है उनको बहुत सारे प्रावधान किए गए और उनको इस बात के लिए मतलब प्रमोट किया गया कि आप उग्रवादी छोड़ दें और आपको उसके बदले जो है वो एक नई सिरे से जीवन शुरुआत करने का मौका मिलेगा, जो कि बहुत हद तक सही है। लेकिन सिर्फ अभी ये चीज़ सोच करके कि मतलब हाँ इस उग्रवादी को अभी ख़त्म कर ले तो उसका समाधान हो जाएगा, तो नहीं होगा। आज अगर वो उग्रवाद को छोड़ते हैं तो कल होकर के कोई और उग्रवाद का जगह ले सकते हो, उग्रवाद में जा सकते हैं। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि सभी जो गरीबी है उस गरीबी का अंत होना चाहिए। अगर गरीबी का अंत हो जाता है तो बहुत हद तक जो है वो क्या होगा, उग्रवाद का समस्या ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारी कुरीतियों, लगभग सभी कुरीतियों का कारण एक ही होता है, गरीबी। लोगों में शिक्षा मिले, शिक्षा मिलेगा तो उनको जो है वो रोज़गार के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। लोगों को जो है वो व्यावसायिक शिक्षा मिले, ठीक है। तो व्यावसायिक शिक्षा मिलेंगी तो क्या होंगे कि वो अपने लिए खुद से काम तलाश कर पाएंगे, उनको दूसरे के ऊपर अधीन नहीं रहना पड़ेगा। तो सरकार को एजुकेशंस में प्रमोशंस करना होगा, उनको अपग्रेड करना होगा, सभी लोगों के लिए वो जो है वो शिक्षा का व्यवस्था करना होगा। क्योंकि हम लोग ऐसे भी देखते हैं कि एक तबका जहाँ पे वो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, महंगे महंगे प्राइवेट स्कूलों में, जहाँ के बच्चे जो हैं वो सीधे IBS, IPS, IFS बनते हैं, CDS में जाते हैं, ठीक है ना, इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर, चीफ जस्टिस बनते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि एक ऐसा भी विद्यालय है जिसको हम लोग सरकारी विद्यालय कहते हैं, जहाँ के शिक्षकों को अच्छी खासी पेमेंट मिलती है, बाकी सारी सुख सुविधा मिलने के बाद भी जो है वहाँ के बच्चे जो है वो अच्छे जगह नहीं बना पाते हैं। और अगर बनाते भी हैं तो लाखों में एक होते हैं, हज़ारों में एक होते हैं, वैसी बच्चों की संख्या होती है। तो हमें इस बात पर भी सोचना बहुत आवश्यक है कि मतलब हमारा एजुकेशन सिस्टम इस तरीके से होना चाहिए कि मतलब वो जो है वो कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूल के पैरेलल चलना चाहिए, जहाँ से ऐसा ना हो कि उस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे जो हैं वो देश को लीड करें और दूसरे स्कूल में जो यहाँ पे जो सरकार के अधीन में जो स्कूल हैं वहाँ पढ़ने वाले बच्चे जो हैं वो उनके सेवक बने। तो ये बात तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं हमारे शिक्षा नीति में दोष है। और सिर्फ शिक्षा नीति में दोष नहीं है, नीति तो बहुत सारी है, बल्कि उस शिक्षा नीति को इम्प्लीमेंट करना बहुत आवश्यक है। जिस प्रकार से आप बनाए हैं तो होता क्या है कि मतलब स्कूलों का जो है वो कोई मतलब ये नहीं होता है कि टीचर कैसे पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे हैं, मैनेजमेंट कैसे है, शिक्षकों की संख्या पूर्ण है या नहीं है। तो ऐसे कई सारे फैक्टर्स हैं। दूसरा है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया होना चाहिए। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, कुछ लोग ऐसे हैं हमारे देश में जो मतलब बस उनके घर में आकर के डॉक्टर सारी फैसिलिटी देती हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो सरकारी अस्पतालों में लंबा लंबा लाइन लगाए हुए रहते हैं और उनको उस तरह का सुविधा नहीं मिल पाता है।
ऐसे भी हैं कि अगर वो झोला छाप डॉक्टर के पास जाए या कोई डॉक्टर के पास जाए तो उनसे अच्छे खासे पैसे वसूल लिए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है वो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बहुत सारे बदलाव करने की ज़रूरत है, और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इस प्रकार से डेवलप करना है कि मतलब जो एकदम सबसे नीचे स्ट्रेटा के लोग हैं उनको भी वो लाभ मिल सके। चलिए ठीक है, आज जो है वो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं झारखंड के औद्योगिक पार्क, झारखंड औद्योगिक पार्क, और ये भी जो है वो उसी का पार्ट है जिसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, झारखंड की नीतियाँ। और इस झारखंड के औद्योगिक पार्क में आज जो है हम लोग बाकी चीज़ को डिस्कस करते हैं। तो पहला प्रश्न जो है वो है कि झारखंड औद्योगिक पार्क नीति 2015 के तहत निम्न में से कौन सा पार्क शामिल नहीं किया गया है ना। तो झारखंड औद्योगिक पार्क नीति 2015 के तहत जो है वो निम्न में से कौन सा पार्क शामिल नहीं किया गया है। तो इसका उत्तर होगा सूक्ष्म एवं लघु पार्क। सूक्ष्म एवं लघु पार्क को जो है उसमें शामिल नहीं किया गया है। झारखंड औद्योगिक पार्क नीति 2015 के तहत निजी औद्योगिक पार्क की स्थापना में प्रमोटर का कम से कम कितने प्रतिशत शेयर होना चाहिए। तो प्रमोटर का कम से कम कितने प्रतिशत शेयर होना चाहिए, तो 20% शेयर होना चाहिए। तो झारखंड औद्योगिक पार्क नीति 2015 के तहत जो है वो निजी औद्योगिक पार्क की स्थापना में जो प्रमोटर हैं उनका जो है वो कम से कम शेयर में 20% हिस्सा होना चाहिए। निम्न में से किसके अनुमोदन के बाद राज्य में निजी औद्योगिक पार्क की स्थापना की जा सकती है। तो किनका अनुमोदन आवश्यक है, तो उद्योग मंत्री अगर अनुमोदित कर देते हैं तो क्या होगा कि औद्योगिक पार्क की स्थापना हो जाएगी। राज्य में निजी औद्योगिक पार्क की स्थापना के लिए निर्धारित भूमि का कितना प्रतिशत भाग राज्य सरकार द्वारा आवंटित किया जा सकता है। तो राज्य सरकार जो है वो अपने तरफ से 35% जो है वो भूमि जो है वो आवंटित कर सकते हैं ताकि उस उद्योग को बढ़ावा दिया जा सके। तो निजी औद्योगिक पार्क की स्थापना के लिए जो है, निजी का मतलब होता है प्राइवेट, तो प्राइवेट जो इंडस्ट्रियल है, मतलब जो इंडस्ट्रियल पार्क बनाना है, औद्योगिक पार्क बनाना है, तो उसमें सरकार जो है वो अपने तरफ से 35% भूमि का अनुदान कर सकती है। राज्य सरकार द्वारा राज्य में कोडरमा डैश मतलब कौन से एक और जिला होगा, और रांची पतरातू रामगढ़ औद्योगिक गलियारा का निर्माण कराया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए कोडरमा और बहरागोड़ा है ना, तो बहरागोड़ा जो है, तो कोडरमा और बहरागोड़ा, और दूसरा हो गया रांची पतरातू रामगढ़, ये 2 औद्योगिक गलियारा का निर्माण कराया जा रहा है। तो राज्य सरकार द्वारा कौन कौन सा, तो कोडरमा और बहरागोड़ा, साथ ही साथ रांची पतरातू और रामगढ़ औद्योगिक गलियारा है ना। देखिए यहाँ पे हम टिक कर दे रहे हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा एक रांची पतरातू रामगढ़ औद्योगिक गलियारा और एक हो जाएगा कोडरमा और बहरागोड़ा है ना। अगला है, राज्य में विकसित निजी औद्योगिक पार्कों में आवंटित भूमि का कम से कम कितना प्रतिशत भाग सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए आरक्षित रहेगा। तो आवंटित भूमि का जो है वो 40% भाग जो है निजी औद्योगिक पार्क में जो आवंटित भूमि करना है उसका कम से कम जो है 40% भाग सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए आरक्षित रहेगा। तो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए 40% भूमि जो है वो आरक्षित रहेगी। निजी औद्योगिक पार्क की आधारभूत संरचना विकास के लिए राज्य सरकार कुल प्रोजेक्ट लागत का 50% जो अधिकतम कितने करोड़ होगी वित्तीय सहायता के रूप में उपलब्ध कराएगी। तो जो सरकार है वो 10 करोड़ तक है ना, मैक्सिमम 10 करोड़ या 50% तक। तो निजी औद्योगिक पार्क की आधारभूत संरचना विकास के लिए राज्य सरकार जो है वो कुल प्रोजेक्ट लागत का 50% या जो अधिकतम 10 करोड़ तक होगी उसकी वित्तीय सहायता के रूप में उपलब्ध कराएगी। अगला है, निजी औद्योगिक पार्कों के अनुमोदन के कितने वर्ष के अंदर काम पूरा करना होगा, अन्यथा राज्य सरकार निजी औद्योगिक पार्कों का अधिग्रहण कर लेगी। तो अगर वो उतने वर्ष के अंदर में काम नहीं पूरा करते हैं तो राज्य सरकार जो निजी औद्योगिक पार्क को अधिगृहित कर लेगी, वो अपने अंडर में ले लेगी। तो 3 वर्षों के अंतर्गत जो है वो निजी पार्क का मतलब कंप्लीट हो जाना चाहिए, नहीं तो जो निजी औद्योगिक पार्क है उसका अधिग्रहण सरकार कर लेगी, उसको अपने अंडर में ले लेगी। अगला प्रश्न है, झारखंड सरकार द्वारा झारखंड निर्यात नीति 2015 को कब लागू किया गया। तो 25 अगस्त 2015 को जो है वो झारखंड निर्यात नीति 2015 लागू किया गया। कब, 25 अगस्त 2015 को। झारखंड निर्यात नीति 2015 का लक्ष्य अखिल भारतीय निर्यात में झारखंड को वर्ष 2020 तक कितने प्रतिशत का अनुमान तक पहुँचाना है। तो ये है 2%, ठीक है ना। तो अखिल भारतीय निर्यात में जब ऑल ओवर इंडिया की बात करते हैं उसमें एक्सपोर्ट में जो है वो झारखंड का कम से कम 2% का लक्ष्य को निर्धारित किया गया है, अनुमानित किया गया है। झारखंड निर्यात नीति 2015 के तहत किस शहर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की सुविधा का निर्माण किया जाएगा। तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का निर्माण जो है वो रांची में किया जाएगा, ठीक है ना। तो झारखंड निर्यात नीति 2015 के तहत जो है वो रांची शहर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की सुविधा का निर्माण किया जाएगा। झारखंड में निर्यात संवर्धन
बोर्ड की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो उनका जो है उत्तर हो जाएगा मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री जो है वो झारखंड निर्यात संवर्धन बोर्ड की अध्यक्षता करते हैं। क्षेत्रीय स्तर पर निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निर्यात संवर्धन समिति का गठन किया गया, जिसका अध्यक्ष कौन होता है? ठीक है ना। तो इसका जो अध्यक्ष है वो होते हैं प्रमंडलीय आयुक्त, जो प्रमंडल स्तर के आयुक्त होते हैं वो होते हैं। तो वही है, क्षेत्रीय स्तर पर निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जो है वो निर्यात संवर्धन समिति जो है, ठीक है ना। तो निर्यात संवर्धन समिति के गठन जो है जिसके अध्यक्ष कौन करते हैं? तो प्रमंडलीय आयुक्त। राज्य से गुजरने वाले अमृतसर तथा कोलकाता औद्योगिक गलियारे पर कहाँ इनलैंड कंटेनर डिपो की स्थापना की गई है? तो अमृतसर तथा कोलकाता औद्योगिक गलियारे जो राज्य से गुजरती है, झारखंड राज्य से गुजरती है, तो अमृतसर तथा कोलकाता औद्योगिक गलियारे पर जो है वो कहाँ इनलैंड कंटेनर डिपो है ना। तो हम लोगों का प्रश्न है कि इनलैंड कंटेनर डिपो की स्थापना कहाँ की गई है? तो इनलैंड कंटेनर डिपो की स्थापना जो है वो बरही में की गई है। कहाँ की गई है? तो बरही में की गई है ना। अगला प्रश्न है, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किस जिले में एग्जीबिशंस एंड कन्वेंशन सेंटर खोला गया है? एग्जीबिशंस एंड कन्वेंशन सेंटर की स्थापना प्रस्तावित है, तो कहाँ पर है ना। तो इसको बताना है कि कहाँ पे है, तो देवघर में। देवघर में जो है वो निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर की स्थापना प्रस्तावित है। निर्यात को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार 100% निर्यात योग्य इकाइयों को कितने वर्षों तक विद्युत शुल्क में छूट देगी? तो कितने वर्ष तक विद्युत शुल्क की छूट देगी? तो इसका उत्तर हो जाएगा 10% तक। 10% तक जो है वो विद्युत शुल्क छूट देगी, है ना। नहीं सॉरी 10 वर्षों तक विद्युत शुल्क 100% छूट देगी, मतलब पूरा का पूरा जो है वो विद्युत उनका माफ रहेगा पूरे 10 वर्षों तक, जो कि एक बहुत बड़ी एक सहायता होती है। राज्य सरकार द्वारा बंदरगाहों के लदान के लिए परिवहन सहायिकी के तहत किसी भी वस्तुओं के निर्यात हेतु निर्यातक को एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम कितने तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी? तो अधिकतम जो है वो 10 लाख तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी, है ना। तो क्या बोल रहा है कि राज्य सरकार द्वारा बंदरगाहों के लदान के लिए, जो बंदरगाह में लदान होते हैं उसके लिए परिवहन सहायिकी के तहत जो है वो किसी भी वस्तुओं के निर्यात हेतु निर्यातक को एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम जो है वो 10 लाख रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। अगला है, राज्य सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के औद्योगिक इकाइयों के विभिन्न प्रकार के प्रमाणन संबंधी शुल्क एक वित्तीय वर्ष में कितनी राशि तक वापस किए जाएंगे? तो कितनी राशि वापस किए जाएंगे? तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 लाख। तो लिखा हुआ है, राज्य सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के औद्योगिक इकाइयों के विभिन्न प्रकार के प्रमाणन संबंधी शुल्क जो है एक वित्तीय वर्ष में 2 लाख तक उनको वापस किए जाएंगे। राज्य में कब झारखंड फिल्म नीति को लागू किया गया है? तो झारखंड फिल्म नीति को जो है वो 2015 में लागू किया गया है। तो झारखंड फिल्म नीति कब लागू किया गया है? तो 2015 में। राज्य सरकार ने कब झारखंड चलचित्र प्रोत्साहन नीति को मंजूरी दी है? तो झारखंड चलचित्र प्रोत्साहन नीति को मंजूरी जो है वो 2017 में दिया गया है। कब दिया गया? तो 2017 में दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा राज्य के पर्यटन स्थल को विशेष रूप से प्रसारित करने वाली फिल्मों को कितनी राशि का अनुदान दिया जाएगा? तो वैसे फिल्म जो यहाँ के पर्यटन को प्रोत्साहित करेंगे उनको 50 लाख राशि तक का अनुदान दिया जाएगा, है ना। तो अगर कोई फिल्म ऐसा बनता है जो झारखंड के टूरिस्ट प्लेस का वो मतलब प्रमोशंस करते हैं, इसको प्रसारित करते हैं, उसको पॉपुलर करते हैं, तो उनको जो है 50 लाख तक का अनुदान दिया जाएगा। लेकिन वो विशेष रूप से उसी पर्यटन स्थल को आपको प्रसारित करना होगा, है ना। झारखंड फिल्म नीति के तहत फिल्म विकास निधि के लिए सिनेमा टिकटों पर कितने प्रतिशत अधिभार निर्धारित किया गया है? तो कितने प्रतिशत अधिभार निर्धारित किया गया है? तो 2%, है ना, 2%। तो झारखंड फिल्म नीति के तहत जो है वो फिल्म विकास निधि के लिए, तो जो फिल्म विकास निधि है, जो फिल्म विकास का जो कोष है, उसके लिए सिनेमा टिकटों पर 2% जो है वो सिनेमा टिकटों पे लिया जाता है, ताकि वो फिल्म विकास निधि में जा सके और वो फिल्म के विकास को पैसा मिल सके, है ना। झारखंड फिल्म नीति 2015 के तहत सिनेमाघरों या मल्टीप्लेक्सों में कैप्टिव पावर प्लांट जनरेटर की स्थापना को प्रोत्साहन देने के लिए कितने वर्षों तक विद्युत ड्यूटी से छूट की जाएगी, है ना। तो छूट दी जाएगी कितने वर्षों तक, है ना। तो इसका उत्तर है 3 वर्षों तक। तो झारखंड के फिल्म नीति 2015 के तहत जो है वो सिनेमाघरों मल्टीप्लेक्सों में कैप्टिव पावर प्लांट जनरेटर की स्थापना को प्रोत्साहित देने के लिए उनको जो है वो 3 वर्षों तक विद्युत ड्यूटी से छूट दी जाएगी। झारखंड स्टार्टअप नीति कब लागू की गई? तो झारखंड स्टार्टअप नीति जो है वो 2016 में लागू की गई। झारखंड स्टार्टअप नीति कब लागू की गई? तो 2016 ईस्वी में जो है वो झारखंड स्टार्टअप नीति लागू की गई।
झारखंड स्टार्टअप नीति के तहत कब तक झारखंड को देश का सबसे बड़ा स्टार्टअप राज्य बना दिया जाएगा? तो झारखंड को देश का सबसे बड़ा स्टार्टअप राज्य कब तक बना दिया जाएगा, जो झारखंड स्टार्टअप नीति के तहत है, ठीक है ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2021 तक। 2021 तक झारखंड स्टार्टअप नीति 2016 के तहत राज्य में इंक्यूबेशन सेंटर खोलने के लिए सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के लिए कितने फंड का प्रावधान है? तो हम लोगों को बताना है कितने फंड का प्रावधान है। तो 250 करोड़ फंड का प्रावधान है। तो झारखंड स्टार्टअप नीति 2016 के तहत जो है वो राज्य में इंक्यूबेशन सेंटर खोलने के लिए सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के लिए 250 करोड़ फंड का प्रावधान है। झारखंड स्टार्टअप नीति के तहत राज्य सरकार किस कोष का निर्माण करेगी? तो राज्य कोष जो है वो देखिए, झारखंड वेंचर कैपिटल फंड और झारखंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट फंड, ये दोनों फंडों का निर्माण करेगी, ये दोनों कोषों का, है ना। झारखंड वेंचर कैपिटल फंड और झारखंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट फंड। झारखंड वेंचर कैपिटल फंड कितने करोड़ रुपए का होगा? तो झारखंड वेंचर कैपिटल फंड जो है वो 400 करोड़ रुपए का होगा। और अगला प्रश्न है कि झारखंड स्टार्टअप नीति के तहत जो स्टार्टअप झारखंड में पंजीकृत है उन्हें कितने प्रतिशत सर्विस वैट टैक्स, ठीक है ना, वैट का मतलब होता है वैल्यू एडेड टैक्स, पर छूट दी जाएगी? तो उनको जो है वो 100% छूट दी जाएगी। वैसे स्टार्टअप नीति की मतलब वैसे स्टार्टअप कंपनी जो झारखंड में पंजीकृत हैं उनको 100% वैट टैक्स छूट दी जाएगी। अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग। झारखंड स्टार्टअप नीति के तहत जो है वो राज्य के सभी आईटी अथवा औद्योगिक पार्क में स्टार्टअप के लिए कितने प्रतिशत भूमि सुरक्षित की गई है? तो उनको जो है वो 10% भूमि उनके लिए सुरक्षित की गई है। किनके लिए? तो सभी आईटी अथवा औद्योगिक पार्क के लिए। राज्य सरकार द्वारा कब झारखंड आईटी और ITES, है ना, तो आईटी और ITES, आईटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, है ना, तो आईटी और ITES नीति कब बनाई गई है ना? तो इसका उत्तर हो जाएगा 2016। तो 2016 में जो है झारखंड आईटी और ITES नीति बनाई गई। राज्य सरकार ने कहाँ ESDM इनोवेशन हब स्थापित करने का निर्णय किया है? तो ये तीनों जगह में, रांची में भी, जमशेदपुर में भी और धनबाद में भी। रांची, जमशेदपुर और धनबाद में जो है वो ESDM इनोवेशन हब स्थापित करने का निर्णय किया गया है। राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि कितने रुपये से ज़्यादा का कोई भी क्रय ई प्रोक्योरमेंट प्लेटफॉर्म पोर्टल के तहत किया जाएगा, है ना। तो इसका जो है वो हो जाएगा 25,000 रुपये। 25,000 रुपये से ज़्यादा का अगर कोई भी क्रय किया जाता है तो ई प्रोक्योरमेंट प्लेटफॉर्म पोर्टल के तहत किया जाएगा। झारखंड आईटी एंड ITES नीति के तहत सौर ऊर्जा इकाई की स्थापना हेतु कितने राशि तक का अनुदान दिया जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा 25 लाख। 25 लाख तक का अनुदान दिया जाएगा। झारखंड के किस शहर में NIT स्थित है? तो आप लोगों को पता है NIT जमशेदपुर में स्थित है। झारखंड सरकार द्वारा कब झारखंड BPO BPM नीति की घोषणा की गई है? तो 2016 ईस्वी में जो है वो BPO तथा BPM नीति की घोषणा की गई है। झारखंड BPO BPM नीति जो है वो 2016 के तहत राज्य के कितने लोगों को रोजगार 2021 तक उपलब्ध कराने का उद्देश्य है? तो 15,000 लोगों तक का, है ना, 15,000 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का उद्देश्य जो BPO BPM के तहत है। BPO तथा BPM इकाइयों को लीज या रेंट पर अधिकतम कितनी राशि प्रति सीट प्रतिवर्ष 3 वर्षों तक प्रतिपूर्ति की जाएगी, है ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा 15,000। तो 15,000 राशि जो है वो प्रति सीट जो है प्रतिवर्ष 3 वर्षों तक प्रतिपूर्ति की जाएगी। अगला प्रश्न है, राज्य के बृहत BPO इकाई को जहां कर्मचारियों की संख्या कितने से अधिक होगी उसको कार्य करने के 6 महीने तक विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। तो उनको विशेष प्रोत्साहन जो है वो 5 मतलब दिया जाएगा 6 महीनों तक। वो तब होगा जब उनके पास जो है वो बृहत BPO इकाइयों को जहां कर्मचारियों की संख्या 500 से अधिक होगा तब उनको जो है वो 6 महीनों तक उनको विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। झारखंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन एवं विनिर्माण नीति को कब मंजूरी प्रदान की गई थी? तो इसको जो है वो 2016 ईस्वी में मंजूरी प्रदान की गई थी। झारखंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन एवं विनिर्माण नीति को 2016 ईस्वी में मंजूरी प्रदान की गई थी। झारखंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन एवं विनिर्माण नीति के तहत अगले 10 वर्षों में कम से कम कितने ESDM इकाइयों का निर्माण करना है? तो 50 जो है वो 50 ESDM इकाइयों का निर्माण करना है। तो झारखंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन एवं विनिर्माण नीति के तहत जो अगले 10 वर्षों में कम से कम 50 ESDM इकाइयों का निर्माण करना है।
झारखंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन एवं विनिर्माण नीति के तहत प्रत्येक इकाई की स्थापना हेतु परियोजना के कुल लागत का अधिकतम कितना प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा अनुदान किया जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन एवं विनिर्माण नीति के तहत जो है प्रत्येक इकाई को स्थापना हेतु परियोजना के कुल लागत का कितना प्रतिशत राज्य सरकार के द्वारा अनुदान दिया जाएगा। तो 20% अनुदान जो है वो राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा। झारखंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन एवं विनिर्माण नीति के अंतर्गत यह प्रावधान है कि उत्पाद प्रारंभ होने के बाद से कितने वर्ष की अवधि के लिए विद्युत शुल्क के भुगतान में छूट दी जाएगी। तो 10 वर्षों के लिए। तो झारखंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन एवं विनिर्माण नीति के तहत यह प्रावधान है कि उत्पादन प्रारंभ होने के बाद से उनको 10 वर्षों की अवधि के लिए विद्युत शुल्क के भुगतान पर छूट दी जाएगी। झारखंड ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट नीति की घोषणा कब हुई थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2016। 2016 में जो है वो झारखंड ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट नीति की घोषणा हुई थी। झारखंड वस्त्र परिधान और फुटवियर नीति की घोषणा कब हुई थी। तो 2016 ईस्वी में ही हुई थी। तो कितना हो जाएगा 2016 ईस्वी। झारखंड वस्त्र परिधान एवं फुटवियर नीति की घोषणा कब हुई थी। तो 2016 में हुई थी। झारखंड के कुल तसर सिल्क उत्पादन में भारत के कुल तसर सिल्क उत्पादन में झारखंड का योगदान कितने प्रतिशत का है। तो 40% का। और आप लोगों को पता है कि तसर सिल्क या तसर रेशम के उत्पादन में जो है वो झारखंड भारत में प्रथम है। तो झारखंड जो है वो भारत में प्रथम है तसर सिल्क के उत्पादन में, और 40% हिस्सा जो है वो झारखंड का है पूरे भारत के तसर सिल्क उत्पादन में। भारत सरकार द्वारा प्रायोजित मेगा हैंडलूम क्लस्टर योजना के तहत झारखंड के कितने जिलों का चयन हुआ है। तो झारखंड के कितने जिलों का चयन हुआ है। तो 6 जिलों का चयन हुआ है। तो भारत सरकार द्वारा प्रायोजित जो एक मेगा हैंडलूम क्लस्टर योजना है उसके तहत झारखंड के 6 जिलों का चयन हुआ है। निम्न में से किस जिले का चयन मेगा हैंडलूम क्लस्टर योजना के अंतर्गत नहीं हुआ है। तो हम लोगों को बताना इनमें से कौन सा राज्य नहीं है। तो देखिए खूंटी नहीं है, उसके अलावा पाकुड़ है, गोड्डा है, जामताड़ा है। सूती एवं हैंडलूम धागों के उत्पादन में झारखंड का देश में कौन सा स्थान है। तो झारखंड का देश में कौन सा स्थान है। तो प्रथम स्थान है, ध्यान रखिएगा। सूती एवं हैंडलूम धागों के उत्पादन में, जो सूती और हैंडलूम धागा होते हैं मतलब हाथ से बनाए हुए धागे होते हैं, उसके उत्पादन में झारखंड का देश में प्रथम स्थान है। झारखंड वस्त्र परिधान और फुटवियर नीति 2016 का उद्देश्य कम से कम कितने नए रोजगारों के अवसर पैदा करना है। तो 5 लाख, ठीक है ना। तो झारखंड वस्त्र परिधान और फुटवियर नीति के तहत जो है वो कम से कम 5 लाख लोगों का रोजगार जो है वो सृजित करना है। झारखंड के किस शहर में परिधान प्रशिक्षण केंद्र स्थित है। तो परिधान प्रशिक्षण केंद्र स्थित जो है वो रांची में है। तो रांची में जो है वो परिधान प्रशिक्षण केंद्र स्थित है। झारखंड कौशल विकास मिशन सोसाइटी JSDMS, झारखंड कौशल विकास मिशन सोसाइटी है ना। तो इसका पंजीकरण कब हुआ था। तो JSDMS का पंजीकरण जो है वो कब हुआ था। तो 2013 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। झारखंड सरकार द्वारा औद्योगिक इकाइयों के अचल पूंजी निवेश में किए गए 50 करोड़ रुपए तक की पूंजी निवेश में कितना प्रतिशत अनुदान देय होगा। तो 20% जो है। तो झारखंड सरकार द्वारा औद्योगिक इकाई के अचल पूंजी निवेश में किए गए 50 करोड़ रुपए तक की जो पूंजी निवेश होगी उसमें से 20% जो है वो अनुदान देय होगा। नई इकाइयाँ जिनके द्वारा 100% पूंजी निवेश किया गया हो, उन इकाइयों के कुल अचल पूंजी निवेश पर प्रथम 7 वर्षों तक कितना प्रतिशत वैट मिलेगा। तो 100% वैट मिलेगा, है ना। झारखंड निर्यात नीति 2015 के अनुसार महिला उद्यमियों को कितनी राशि के निर्यात करने पर 75% की निर्यात सहायता सब्सिडी प्रदान की जाएगी। तो 2,70,000 सब्सिडी। झारखंड निर्यात नीति 2015 के अनुसार अगर महिला उद्यमी होती हैं तो उनको जो है 2,50,000 के निर्यात करने पर जो है वो 75% की निर्यात सहायता सब्सिडी प्रदान होगी। मतलब अगर वो 2,70,000 तक का वो निर्यात करती हैं, ठीक है, तो उसमें से उनको 75% वापस से अनुदान के तौर पे मिल जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ी सहायता है। झारखंड कौशल विकास मिशन सोसाइटी के द्वारा प्रशिक्षित प्रति व्यक्ति को कितना राशि प्रतिमाह 7 वर्ष तक का कामगार दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा वो 5,000। तो झारखंड कौशल विकास मिशन सोसाइटी के द्वारा जो है वो प्रशिक्षित प्रति व्यक्ति को 5,000 प्रति माह जो है वो 7 वर्ष तक कामगार दिया जाता है। झारखंड किफायती आवासीय नीति को कब मंजूरी प्रदान की गई। तो 2016 ईस्वी में जो है वो झारखंड किफायती आवासीय नीति को मंजूरी प्रदान हुई। झारखंड किफायती आवासीय नीति के अनुरूप शहर वासियों को कितने रुपये प्रति वर्ग फीट की दर से आवास मुहैया करवाया जाएगा।
तो इनको जो है वो 1200 है ना, तो क्या बोला जा रहा है कि झारखंड किफायती आवासीय नीति के अनुरूप जो है शहर वासियों को 1200 रुपये प्रति वर्ग फीट की दर से आवास मुहैया करवाया जाएगा। झारखंड किफायती आवासीय नीति के तहत जो 3 लाख तक वार्षिक आय वाले, 3 लाख तक का जो वार्षिक आय है वाले अति कमजोर वर्ग को कितने वर्ग फीट का आवास मुहैया करवाया जाएगा? तो उनको जो है वो 300 वर्ग फीट का आवास मुहैया करवाया जाएगा। कितना हो जाएगा? तो 300 फीट का आवास मुहैया 300 वर्ग फीट का आवास मुहैया करवाया जाएगा। झारखंड किफायती आवास नीति के तहत 2016 के तहत जो है वो विकसित कितने प्रतिशत आवास नीति कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित रहेंगे? 50% है ना। झारखंड किफायती आवासीय नीति के तहत जो अति कमजोर वर्ग को आवास खरीदने के लिए कितने लाख तक का कर्ज दिया जाएगा? तो उनको जो है वो 6 लाख तक का कर्ज जो है उस बैंकों से मिलेंगी। झारखंड किफायती आवास नीति के तहत जो है लाभुकों के चयन का आधार क्या होगा? तो लाभुकों के चयन का आधार जो है वो लॉटरी प्रणाली से होगा, ठीक है ना। तो लॉटरी सिस्टम से उनको मिला जाएगा। राज्य में झारखंड मद्य निषेध नीति, मतलब मद्य का मतलब होता है शराब, है ना। तो मद्य निषेध नीति कब लागू हुई? तो मद्य निषेध नीति जो है वो 2016 में लागू हुई। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य सरकार मद्य निषेध कानून लागू कर सकती है? तो अनुच्छेद 47 जो है ना, सॉरी हाँ ठीक है, अनुच्छेद 47 जो है वो भारतीय संविधान का आर्टिकल 47 जो है उसके अनुसार से राज्य सरकार जो है वो मद्य निषेध कानून लागू कर सकती है, ठीक है। तो अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में से कब से राज्य सरकार द्वारा शराब की खुदरा बिक्री स्वयं की जा रही है? तो राज्य सरकार द्वारा जो है शराब की खुदरा बिक्री स्वयं की जा रही है, वो कब से की जा रही है, ठीक है। तो इसका जो उत्तर है वो है 1 जुलाई 2017 से। तो 1 जुलाई 2017 से सरकार जो है वो खुद ही शराब को बेच रही है ना। तो अलग अलग दुकान को खोल करके उसको टेंडर दे करके सरकार जो है वो शराब खुद ही बेच रही है। झारखंड मद्य निषेध नीति 2016 के तहत कितने वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को मदिरा की बिक्री प्रतिबंधित है? ठीक है, तो मदिरा की बिक्री जो है 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को मदिरा बिक्री प्रतिबंधित है। लेकिन झारखंड सरकार की जो नीतियां हैं 2017 में तो रघुवर दास ही थे, उसके टाइम से ही जो है वो ये किया गया है कि सरकार जो है वो खुद ही शराब बेचेगी और उस पर से कानून लाती है कि मद्य निषेध नीति। मतलब इन लोग का ये दोहरा चरित्र सामने आता है कि एक तरफ वो बोलती है कि हम दारू या शराब है उसका जो है हम निषेध करते हैं और दूसरी तरफ सरकार जो है खुद ही दुकान खोल करके बेचती है। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार की मंशा क्या रहती है। सरकार को जो है ना शराब से एक बहुत बड़ा जो है वो रिवेन्यू जनरेट होता है। मतलब समझिए जो 450 रुपया लागत का शराब होता है उसका दाम बढ़ते बढ़ते जो है वो 5700 रुपया के आसपास हो जाता है, कहीं कहीं 3700 रुपया हो जाता है। समझिए इसमें सरकार का कितना बड़ा रेवेन्यू जनरेट हो गई। तो सरकार को जहाँ से भी पैसा आती है उसमें अपना दोहरा नीति दिखा देती हैं। और हद तो तब हो जाता है जब झारखंड सरकार या कोई भी सरकार जो है वो खुद ही जो है वो दुकान खोल करके शराब बेचने लगती हैं। झारखंड मद्य निषेध नीति 2016 के तहत जो है वो कितने प्रतिशत या उससे अधिक जनजातीय जनसंख्या वाले गांवों में मदिरा की दुकान खोलने पर प्रतिबंधित है ना। तो इसका जो उत्तर है वो है 50। तो ये देखिए क्या लिखा हुआ है कि झारखंड मद्य निषेध नीति 2016 के तहत अगर 50% या उससे अधिक जनजातीय जनसंख्या है तो वहाँ के गाँवों में मदिरा की दुकान खोलने पर प्रतिबंधित है। झारखंड में मद्य निषेध नीति 2016 के तहत जो है निम्न में से किस दिवस या पर्व को शुष्क दिवस, जिसको ड्राई डे घोषित किया गया है? तो शुष्क दिवस जो है वो 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्मदिन जो है हम लोग जन्मतिथि मनाते हैं, रामनवमी के दिन और दशहरा के दिन, ठीक है। तो झारखंड मद्य निषेध नीति 2016 के तहत जो है निम्न में से तीनों दिवस 2 अक्टूबर को भी, रामनवमी को और दशहरा के टाइम में जो है वो शुष्क दिवस मतलब ड्राई डे घोषित किया। मतलब उस दिन जो है वो शराब जो है वो दुकानें बंद रहेंगी, इसका ये मतलब होता है। परंतु उसके पहले ही ये लोग जो है वो सारी व्यवस्था करके रख लेते हैं तो उसका कोई मतलब फिर नहीं बन जाता है। और 365 दिन बेचेंगे और 3 दिन नहीं बेचेंगे, इनका ये कहना है, ठीक है। निम्न में से कौन सा एक औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण अस्तित्व में नहीं है? तो हम लोगों को बताना है कि निम्न में से एक औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण है जो अस्तित्व में नहीं है। तो धनबाद औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण जो है वो भी अस्तित्व में नहीं है। बोकारो औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण अस्तित्व में है, रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण अस्तित्व में है और संथाल परगना औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण भी अस्तित्व में है। निम्न में से कौन सा जिला बोकारो औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आता है? तो हम लोगों को बताना है इसमें से कौन सा क्षेत्र जो है वो
बोकारो औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आता है। तो गिरिडीह जो है बोकारो के आसपास का ही क्षेत्र है, उससे सटा हुआ क्षेत्र है। तो बोकारो औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अंतर्गत गिरिडीह आता है। आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण किस जिले के अंतर्गत आता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पूर्वी सिंहभूम। पूर्वी सिंहभूम जो है वो आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण जो है वो पूर्वी सिंहभूम जिले के अंतर्गत आता है, क्योंकि पूर्वी सिंहभूम में ही आदित्यपुर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जिला संथाल परगना औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा देवघर, ठीक है ना। तो जो देवघर है, ठीक है, तो देवघर जो है वो जिला है जो संथाल परगना औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आता है। निम्न में से कौन सा जिला रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आता है? तो बताना है कि रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं। तो लोहरदगा भी आता है, गुमला भी आता है और गढ़वा भी आता है, इसलिए इसका उत्तर डी हो जाएगा। बरही क्षेत्र किस औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आता है? तो बरही क्षेत्र जो है वो बोकारो विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आता है। सॉरी बरही क्षेत्र जो है ना वो रांची विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आता है। रांची विकास प्राधिकरण के अंतर्गत जो है वो बरही क्षेत्र आता है। ठीक है, आप सभी का बहुत धन्यवाद ह्यूमैनिटी साइंस अर्थात मानविकी विज्ञान या मानवता का विज्ञान के साथ जुड़े रहने के लिए। हम लोग जो है वो झारखंड का अध्ययन कर रहे हैं ताकि हम लोग जो JSSC और JPSC के सभी प्रश्नों का उत्तर कर सकें। और हम लोगों का जो अभी पढ़ने का तरीका है वो ऑब्जेक्टिव प्रश्न के माध्यम से है, जिसमें 4 ऑप्शंस दिए रहते हैं और उसमें से एक सही ऑप्शंस का टिक करना रहता है। हम लोगों का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि हम लोगों को पढ़ना और परीक्षा पास करना है, बल्कि इन सारी नीतियों के पीछे का कारण भी जानना है। जैसे हम लोग अभी यहाँ पे क्या देखें कि बहुत सारे औद्योगिक नीति बनाए गए हैं, लेकिन वो उन सारे औद्योगिक नीति का लाभ किनको मिल पा रहा है? क्या झारखंड के निवासियों को मिल पा रहा है, झारखंड के बाहर के निवासियों को मिल पा रहा है? और झारखंड के निवासियों को भी मिल पा रहा है तो क्या वो औद्योगिक नीति में जितने लाभ दिए गए हैं क्या झारखंड के बाकी तबकों को भी उतना लाभ मिले हैं? क्या उतने छूट उनको मिल पा रहे हैं, उनको प्रमोट किए जा रहे हैं? जैसे झारखंड में देखिए मत्स्य को लेकर के बहुत सारे योजना है, क्या उनका लाभ झारखंड के लोगों को मिल पा रहा है, उनका लाभ ले पा रहे हैं, या वो पेपर में ही दर्शा के आगे बढ़ रहे हैं? तो हमारा मकसद ये होना चाहिए। साथ ही ये होना चाहिए कि अगर किसी भी तरह की परियोजना निकलती है, योजना निकलती है, तो हमें उनका लाभ भी लेना है। तो इसलिए भी हम अपने आसपास के लोगों को जागरूक करें, उनको बताएं कि ये जो है वो प्रावधान है, तो आप करेंगे तो इससे ये लाभ मिलेगा। तो हमारा मकसद ये होना चाहिए। आप सभी से नम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपना फीडबैक अवश्य दें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये ह्यूमैनिटीज़ साइंस है तो इसमें एक विचारधारा नहीं होती, मल्टीपल पर्सपेक्टिव होती है। और किसी को भी गलत कहना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि उसके तह तक जब तक हम लोग ना जाएं तब तक हम लोगों को ये बात नहीं पता चल पाएगा कि कौन सा बात सही है या कौन सा बात गलत है। तो ह्यूमैनिटीज़ साइंस के एक सिंगल आंसर नहीं होते, जैसे कि मैथ्स में होते हैं, फिजिक्स में होते हैं, केमिस्ट्री में होते हैं, बायो में होते हैं, वो नेचुरल साइंस है। लेकिन ह्यूमैनिटीज साइंस में क्या होता है कि एक के कई सारे उत्तर हैं और हर उत्तर जो है कहीं ना कहीं अपने में सही होता है, उसको देखा जाता है, जांचा जाता है, उसके बाद वो होता है ना। तो ठीक है, आप सभी का पुनः एक बार धन्यवाद।